जैसे हाँ, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन शेयर कीजिए आप लोग जो कि अभी मतलब अगर याद हो तो? वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में याद हो गए? हुँ, हुँ। अच्छा ओके। सो उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन्स थे जो कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया या फिर जो यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया गया उस आउट ऑफ हाँ, हाँ। अच्छा क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी मिले जो कि जिसको पढ़ाते टाइम मैंने ये बोला था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है सवाल आने की? अ, ओके। अच्छा ऑर्डर अच्छा मतलब ऑर्डर दे दिया था मतलब अरेंज करने के लिए, राइट? तो आपने वो गमडे का फ़ॉर्मूला लगा के किया? और उस फ़ॉर्मूले पे कोई ऑप्शन मिल मिल रहा था? जी, अच्छा, ओके और एंजाइम काइनेटिक्स से कोई आया था जो फ़ॉर्मूला आपको बताया था आईसीएनयू के लिए, जेएनयू के लिए और काइंड के लिए? अच्छा, ये वाला फ़ॉर्मूला भी काम कर गया? अ, अच्छा, हुँ। एक ग्राफ और भी होता है। लाइन बियर बर्क प्लॉट के का भी कुछ लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को रेक्टिफ़ाई करने के लिए कुछ इडवी ऐसे कुछ करके नाम था, जिन्होंने दिया हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा स ये 3 आपके काइनेटिक्स में ग्राफ दिए जाते हैं, जैसे हालाँकि ये जो थर्ड वाले हैं ना, इनका कहीं पढ़ने को आपको नहीं मिलता है, ज़्यादातर आपको एंजाइम काइनेटिक्स में सिर्फ़ मिचेलिस मेंशन का मिलता है। तो उनके वाले में और बाकी लाइनवियर पर ब ब बार प्लॉट में बहुत सिमिलरिटी थी। जैसे लाइनवियर के लिए मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, माइनस में चला जाता है। सो जैसे वी मैक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन वी हो जाती है और केएम की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन में आना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के जो ग्राफ बनते हैं, वो उसके लिए बन जाता है। अच्छा मतलब थोड़ा-सा अच्छा। तीसरा तीसरा वाला मैंने आपको एक्चुअली पढ़ाया नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो 2 से ही आपका काम हो जाएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ़ एंजाइम काइनेटिक्स दे रखा था और मिचेलिस मेंशन का। लेकिन मैंने लाइनवियर को भी दे दिया था ग्राफ बना कर के कि आप अगर यहाँ से सवाल आए तो कर लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ामिनर का एग्ज़ामिनर का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। लाइनवियर वर्क को भी क्रॉस कर गया वो। ओके तो हुँ, हुँ। मतलब किस में? नहीं, नहीं सवाल नहीं समझे फिर से? हाँ, हाँ। हुँ। टोबैको या फिर मतलब टोबैको के प्लांट में? तो उसमें बस ये बीटी का जीन इंसर्ट किया गया था, बैसिलस और इंथेजेनेसिस का। हाँ, पहले सबसे पहले इंसर्शन उसी का किया गया था और उसी बैक्टीरिया से लेकर के बीटी बीटी का ही बनाया गया। ऑप्शन नहीं था बीटी वाला? एराडोसिस तो प्लांट का जीन है और उसके लिए तो वो मतलब टोबैको का उसमें डालने का कोई रोल नहीं है। एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए तो बीटी का जीन का यूज़ किया गया था। और अभी आप जो बता पा रही हैं उससे तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि टोबैको के प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई जो किया गया जिसमें कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बनाया गया, तो वो जीन किससे लिया गया था? यही आप यही पूछ रही हैं? तो उसके लिए आपका बैसिलस मतलब बीटी जो अगर ऑप्शंस में दिया होगा तो वो ऑप्शन सही है आपका। दिया था ऑप्शंस में बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis का? अच्छा ओके, कोई नहीं। पेपर मिलता तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से डिस्कस हो पाता, वैसे मेमोरी बेस्ड पे तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं।
बट कोई नहीं, 2 4 6 क्वेश्चंस देखिए, अब 100 क्वेश्चंस में से तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर तो नहीं हो पाएँगी। कुछ चीज़ें तो आपके आप में डाउट रहेगा, लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बहुत क्लियरली और कॉन्फिडेंशियल लगाया हुआ है कि आपको लगा कि हाँ, वो सारा चीज़ पढ़ा हुआ था आपका और पढ़े हुए कंटेंट से आपने लगाया है, तो ये एक अच्छी बात है। और उससे थोड़ा-सा ये समझ में आता है कि हाँ, आपको जो भी जी हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा। अच्छा, कल की क्लास से कोई क्वेश्चन पता था जो कल कल मैंने लास्ट में पढ़ाया था? ओके। हाँ, ये तो पहले बता था। नहीं, 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 कल की क्लास जो मैंने कल आप लोगों को 1 घंटे टाइम दि वेरी गुड और? अच्छा, स्किड स्किड वाले का, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट जीन थेरेपी से ट्रीट किया जाने वाला, हाँ, वेरी गुड, 2 क्वेश्चन फँस गए और? अगर 2 क्वेश्चन्स भी अगर आपके फँसे हैं 1 घंटे की क्लास में तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना? और अगर शायद शायद अगर मैं कल क्लास ये नहीं लेता तो हो सकता था कि ये वाले जो क्वेश्चन्स आपके अभी सही हुए हैं, वो गलत भी हो सकते थे। पता नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी बनता था कि अगर कल का क्लास अगर नहीं हुआ होता, जिसको मैंने अगर वहाँ पे बताया नहीं होता, जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं फँसा? पूछिए। रुकिए, मैं ना अभी एक स्लाइड शेयर कर लेता हूँ ताकि उसपे मैं लिखता जाऊँगा तो फिर आपको समझाने समझाने में आसान रहेगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ताकि आप बताते रहिए तो मैं उसको सुनता रहूँ और मुझे सुनने में आसानी रहे। हाँ, अब बोलिए। ओके, ओके। हुँ, अच्छा। ओके, सो पेरेंट्स अगर ए है तो इनके लिए पॉसिबिलिटी जो जीनोटाइप का बनेगा वो आई की पावर ए बन जाएगा और आई की पावर आपका नॉट बनेगा, मीन्स जीरो बनेगा। और बी के लिए जो बनेगा वो आई की पावर बी बन जाएगा और दूसरा एलिस जो होगा आई की पावर नॉट बनेगा। तो आपने बताया कि पहला जो चाइल्ड है वो ओ डिजीज से अफेक्टेड है, मतलब इनका ये वाला गैमेट क्या है, फ्यूज किया था, तब जाकर के इनके पास आई की पावर दोनों क्या आए हैं, जीरो आए हैं, और ये वाला चाइल्ड आपका डिजीज से अफेक्टेड था, राइट? तो दूसरी पॉसिबिलिटी में पूछ रहा कितना परसेंट की वो डिजीज वाला अफेक्टेड होगा, राइट? तो अगर इनका आई की पावर ए वाला अगर क्रॉस इससे करेगा तो यहाँ पे ए बी बनेगा, जो कि कोई मतलब नहीं है, ओ होगा नहीं। ये वाला भी करेगा तो यहाँ पे आपका ए बन जाएगा, ये ओ होगा नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर ये वाला अगर इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपका बी बनेगा, मतलब चूंकि ओ क्या होता है, रिसेसिव होता है। और चौथा आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज आई की पावर ओ एंड आई की पावर ओ। सो चार जो चाइल्ड बनेंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड की पॉसिबिलिटी है कि वो जो डिजीज वाला है वो कैरियर, मतलब अफेक्टेड हो। सो 25% आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। सो वन बाई फोर इज द राइट आंसर। ये समझ में आया सुजाता? ओके। चलिए, लग भी काम कर रहा है आप लोगों का। वेरी गुड। हाँ, हाँ, बताइए। आप सिर्फ अगर उसका मतलब समझा दीजिए तो शायद मैं उसको समझ पाऊँ। एक सेकंड, एक सेकंड, 2 कोई पेरेंट्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए एंड बी है, और मान लीजिए ये फीमेल है तो इनका एक्स एंड एक्स हो जाएगा, और ये मेल है तो इनका एक्स एंड वाई हो जाएगा। तो क्या बताया आपने फर्स्ट टाइम पे जो बॉय हुआ? अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो फिर? हुँ, हुँ,
हुँ, हुँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं जो प्रॉब्लम अभी जो मैं प्रॉब्लम समझा हूँ, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आपने ये बताया कि इन दोनों के मीटिंग कराने से जो 4 आपके चाइल्ड बने, उसमें से एक जो चाइल्ड है क्या है अफेक्टेड है, राइट? सो इसके पहले बेसिस पे देख लेते हैं, हीमोफिलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ओके? तो मान लीजिए अगर ये फीमेल है, उनका एक जीन क्या है आपका अफेक्टेड है, दोनों ये नॉर्मल थे दोनों पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लेवल पे कोई अफेक्टेड नहीं था ना? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, तो मेल तो आपका कैरियर होगा नहीं, जब भी होगी तो फीमेल कैरियर होगी। तो दोनों अगर आपको फेनोटाइपिकली अगर नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि या तो दोनों नॉर्मल होंगे, या तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। तो पहले कैरियर को लेकर के देख लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि लास्ट में एक कोई यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो आपका क्या है, अफेक्टेड है। इसका मतलब कि मदर का जो 2 एक्स क्रोमोसोम था, उसमें से एक क्या है, अफेक्टेड है। तो अगर इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे क्या-क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, आप इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक्स बनेगा, इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, जो कि आपका अफेक्टेड है, और एक एक्स बनेगा। और दूसरा आपको जो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी, दैट इज़ एक्स, यहाँ पे डॉट होगा और ये वाई होगा। और तीसरा आपका गैमेट क्या बनेगा, दैट इज़ एक्स एंड एक्स, जो कि नॉर्मल होंगे। और चौथा आपका क्या बनेगा, दैट इज़ एक्स एंड वाई, जो कि क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। तो 4 बच्चे जो बनेंगे, उसमें से एक जो लड़का होगा, मीन्स ये बॉय, ये भी आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक जो लड़की होगी, वो भी आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। और बाकी एक लड़का क्या होगा, आपका अफेक्टेड होगा, मतलब ये अपीयर दिखाई देगा, और ये भी लड़की क्या होगी, आपकी कैरियर होगी। तो 4 में से 3 आपके क्या होंगे, फिनोटाइपिकली वो नॉर्मल दिखाई देंगे, जबकि एक क्या होगा, आपका अफेक्टेड दिखाई देगा। अगर इसके बेस पे कंक्लूजन निकालेंगे, तो जो आपका दोनों पेरेंट्स में से जो फीमेल पेरेंट्स हैं, मीन्स मदर हैं, वो क्या है, उसके कैरियर हैं। इसका ये कंक्लूजन निकलता है। कैरियर होंगी तभी जा करके सेकंड जनरेशन, मतलब उनके जनरेशन में जो बच्चे बनेंगे, उनमें से 4 में से एक बच्चा क्या होगा, वो भी कौन-सा, बॉय होगा। बॉय जो होगा वो डिजीज्ड होगा, बाकी 2 जो लड़कियाँ होंगी वो क्या होंगी, आपके करियर होंगी, और एक लड़की सॉरी करियर होगी, एक लड़का और एक लड़की क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो परसेंटेज क्या निकल कर के आएगा, यहाँ पे देखिए, एक लड़का आपका मीन्स बॉय जो होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा, एक जो बॉय होगा वो क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा, और एक जो बर्ड। हुँ। अगर ये वाला डेटा के बेस पे अगर आपने सवाल दिया हुआ है, तो इसका तो कंक्लूजन ये निकल कर के आता है, इस पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे, कि दोनों पेरेंट्स में से। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए। हाँ, ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ए ओके, ओके। अ, हुँ, हुँ। चलिए, ख़ैर अभी तो इस पे अब क्या बताएँ, अगर ये पेपर मतलब क्वेश्चन सामने होता तो थोड़ा ज़्यादा प्रेडिक्शंस अच्छे से लगा पाते, बट अभी आपने जो डेटा दिया उसके बेस पे तो ये कंक्लूजन निकला, और आपने दूसरा ये पूछा कि इनके जनरेशंस का मतलब ये वाली जो गर्ल मतलब शादी गर्ल चाइल्ड की हो रही है या लड़के की हो रही है, ये पूछा, ये कुछ दिया था? हुँ, अच्छा, ओके। तो सर्कल में जैसे देखिए, मतलब कि मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे स्क्वायर बनाया जाता है, और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ था? पेडिग्री एनालिसिस का ये रूल होता है कि ये जो स्क्वायर होता है वो मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये सर्कल होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, खैर कोई नहीं, और नेक्स्ट। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, डेटाबेस के लिए पूछा था तो हाँ, ब्लास्ट ब्लास्ट जो टेक्निक होती है वो आप जैसे सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं और उसके सीक्वेंस को मतलब जानने के लिए भी यूज़ करते हैं ब्लास्ट वाली टेक्निक को। जैसे सपोज़ अगर आप अच्छा, ओके। सो अच्छा, मैचिंग मैचिंग कराने के लिए। अच्छा, ये बताइए जितना आप लोगों का ये टेस्ट मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट के नाम से कराया था, क्या उस टेस्ट का कुछ बेनिफिट मिला वहाँ पे? मतलब ओके। सो आप यहाँ पे जो आप लोगों ने पेपर का स्टैंडर्ड देखा था, क्या उससे टफ आपको पेपर लगा या फिर एज़ इट इज़ मतलब समव्हाट अच्छा मतलब यहाँ के पेपर टफ लगे आपको? हाँ, बिल्कुल, मैं तो आपको स अच्छा मतलब ये अच्छा एक्चुअली देखिए हुआ यही मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता था कि जब आप थोड़ी-सी टफ़र चीज़ों को फेस कर लेते हैं ना मतलब आप डेप्थ की चीज़ों को चले जाते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत ज़रूर होता है, लेकिन आप जब कोई चीज़ को बहुत डिटेल में जान लेते हैं ना, तो उससे जब नॉर्मल जब क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो आपको बड़ा ईज़ी लगता है और शायद मेरे ख़्याल से पेपर में यही हुआ कि आप लोगों ने बहुत मतलब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने की को मतलब पढ़ लिया एंड आपके कॉन्सेप्ट्स ने हमें बहुत हेल्प किया है एग्ज़ाम में। थैंक यू सिप्रा पहली बात तो आपको वेलकम करना चाहूँगा, बहुत दिनों से आप गायब थी। आई डोंट नो कि आप कहाँ बहुत दिनों से आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी और कैसा हुआ पेपर आपका शिप्रा? एक तो समस्या पता नहीं मैं आज आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आप वैसे टेक्स्ट में सिर्फ रिप्लाई क्यों करती हैं? मतलब बोलने में कोई प्रॉब्लम है? हुँ, हुँ। क्या मत हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा ईज़ी या सबसे ज़्यादा यूज़? अच्छा वाइडली यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, क्या-क्या ऑप्शन दिया था? हुँ, हुँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ये उन भाई वो लोग भी पेपर डिज़ाइन करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ। नहीं, अगर जैसे सपोज़ कि उस क्वेश्चन्स के लिए अगर वो आपका ऑप्शन सही होता है जो कि बायोलॉजिस्टिक वाला है, अगर उनकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस केस में आपको नंबर दिए जाते हैं। जब जब कभी भी पेपर सेटर का मीन्स जो एजेंसीज़ एग्ज़ाम्स कराती हैं, अगर ऑप्शंस गलती से उन्होंने वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या ऐसे कुछ क्वेश्चन्स बने हैं जिनमें 2 ऑप्शंस उन्होंने डाल दिए जो कि दोनों सही हैं, सो उस केसेस में हमेशा फ़ेवर स्टूडेंट का हो जाता है। आपको नंबर दिए जाते हैं आप उस क्वेश्चन्स के लिए जो आपने लगाया हुआ है। तो अगर स्पेलिंग का कुछ अरेंजमेंट गलत रहा होगा स्पेलिंग को लेकर के तो वो डेफ़िनिटली उस चीज़ के नंबर आपको देंगे अगर आपने उसे ऑप्ट किया है तो। ये रहता है। नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब ये नहीं कि सबको प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि सब अगर जिन लोगों ने वो वाला ऑप्शंस लगाया होगा, इसका मतलब कि उनको उसके बारे में आइडिया है। उन्होंने स्पेलिंग को ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाई उनको उनको पढ़ा हुआ था कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। पता लगा अब जिन्होंने दूसरा कोई मेथड लगा दिया हो फिर उनको नंबर नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ये वाला ऑप्शंस लगाया होगा और स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसके लिए वो केवीएस अपना गलती मानेंगे और इसके बाद फिर वो आंसर्स मतलब ऑप्शन नंबर आपको देंगे। और मुझे लगता है कि शायद अगर इस तरीके से कुछ हुआ होगा तो वो आंसर्स के टाइम पे इस चीज़ को अपना एडमिट कर लेंगे कि हाँ, कुछ गलतियाँ थी और उसको करेक्ट करके आंसर देंगे मेरे ख्याल से, ऐसा होना चाहिए। होता है, सब में होता है, सीएसआईआर इतनी बड़ी एजेंसी एग्ज़ाम कराती है, आंसर आंसर की जब तक आएगी, तब तक तो भूल चुके होंगे। यही कहना चाहती हैं आप? क्या करके? अच्छा वो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को या मेम्ब्रेन के उनको लिपिड मॉलिक्यूल्स को अप एंड डाउन मूव करने के लिए,
आपसे क्या क्वेश्चन दिया था? हुँ, हुँ। सर एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन-कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन-कौन करता है? मतलब कि राइबोसोम्स करते हैं और मतलब ऑप्शंस बताइए, क्या आरती गुप्ता? आप लोग माइक को ऑन कर लीजिए। आप मतलब डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा, अच्छा, अच्छा कोई नहीं। हुँ, हुँ। नहीं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में कोई अल्टरेशंस नहीं होगा। मॉडिफिकेशन वाले काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, गोल्गी बॉडी में होती है। इसके बाद जब गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी स्लाइटली कुछ होते हैं। मेम्ब्रेन पे कोई नहीं होते हैं मॉडिफिकेशंस। तो ठीक है फिर। हुँ, कोलेस्ट्रॉल दिया था? हुँ, हेलो? हाँ। सो ये नहीं वहाँ पे ट्रांस फॉर्म भी दिया हुआ था या सिर्फ़ सिस फॉर्म था? तो कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा कोलेस्ट्रॉल का लो लेवल होना चाहिए, कंटेंट लो होना चाहिए और अगर उसके साथ में कॉम्बिनेशन से अगर ट्रांस का दे रहा होगा तो ट्रांस पे जाइए तो सिस भी ठीक बढ़ेगा। सिस पे कोई दिक्कत नहीं है। सिस एंड लो कंसंट्रेशन या लो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये ट्रांस वाले का कॉम्बिनेशन ये कोलेस्ट्रॉल से मैच कर रहा था? मतलब दिया हुआ था ऐसा कुछ? तो इनका 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 कॉम्बिनेशन दिया हुआ था कि सिर्फ़ कोई एक चूज़ करना था? अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल लो और सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो होगा वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। हुँ, हाँ। जीवन फेज़ में जो भी आपका सेल्स होगा, अगर आपका जर्म सेल्स दे रखा होगा तो 23 होगा और अगर आपका सोमैटिक सेल दे रखा होगा, अगर ह्यूमन की बात कर रहा है, तो 46 होंगे। जीवन फेज़ में कोई भी क्रोमोसोम्स या डीएनए का डुप्लीके हाँ, हाँ, डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज़ में होता है। हाँ, 40 अगर सोमैटिक सेल्स दे रखा होगा तो, ये ध्यान दिया था आप लोगों ने कि नहीं? अच्छा, तो फिर तो ठीक है। हाँ, हाँ, तो क्या लगाया आप लोगों ने? वेरी गुड, सही आंसर। हाँ, हाँ, ठीक है। और कोई? आप लोग इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस बोले तो ज़्यादा है, लेकिन अभी तक एक भी कोई क्वेश्चन आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी का नहीं पूछा। मैं वही वेट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मैसेज हाँ, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब जो होता है ओके, हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि अगर कोई भी डिज़ीज़ अगर एक जगह पे या एक लोकेलिटी में अगर हुई है,
तो वो आपका कंटागियस होकर के अगर उससे आपकी बाकी जो आस-पास में जो कम्युनिटी होती है, अगर वो भी उससे एक्सपोज़ हो जाए, उनकी भी बॉडी में अगर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए, सो ऐसे इम्यूनिटी को आप हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स होता है, वो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने सुना होगा कि एक गाँव में अगर कहीं छोटी माता अगर होती थी, तो उस पूरे गाँव के धीरे-धीरे सभी लोगों को क्या होता था, हो जाता था। सो आपका जो स्मॉल पॉक्स वाला आंसर है, वो सही है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के। ओके। अरे वाह! सो आया था वो ऑप्शंस एफएबी टू मतलब एफएबी का होल्ड ट्वाइस वाला? क्या क्या ऑप्शन लगाया आप लोगों ने? ओके, सो मतलब मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इम्यूनोलॉजी से फँसे थे, राइट? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया? इतना इतना अच्छा टॉपिक है मॉलिक्यूलर का, ऐसा कैसे हो सकता है कि बायोटेक का पेपर डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का? हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। और इससे प्रोटीन ये तो मैंने बताया था प्रूफ रीडिंग के लिए और उसके नीट ट्रांसलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को क्वेश्चन आया था? एक्चुअली 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 वो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनके जो R ग्रुप होते हैं, उनके बेसिस पे उन पे चार्ज डेवलप होता है, राइट? तो जैसे पीआई की वैल्यू जो होती है, आइसोलेटरी पॉइंट जब आप निकालते हैं, उसके बेसिस पे चार्ज आता है, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं था, तो शायद वो क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाए होंगे। सिप्रा सिप्रा आप ऐसे टेक्स्ट मैसेज के बजाय अगर आप बोल के बोलेंगे बताएँगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ये होगा समझने में। आई डोंट नो कि आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला है कि वाईएसी से के कंपोनेंट के बारे में भी पूछा था। एंटीबॉडीज़ कंसंट्रेशंस एज़ इट इज़ आया था जैसा आपने बताया था। गम डे का कॉन्सेप्ट ओके। अच्छा ओके। एंजाइम काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन था। हाँ, अभी सुजाता बता रही थी कि लेकिन वो शायद ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया नहीं शायद ऐसा था। अच्छा, अच्छा वो केएम वाले वैल्यू से जिसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने दिया था वीएनडीडी और काइंड का और आईसीएनयू का राइट? चलिए कोई नहीं मतलब कि कुछ-कुछ जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ट्रिक तरीके से बताए गए थे वो भी थोड़े से मतलब वो भी यूज़ हो पाएँ आपके और उससे भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स बने हुए थे। तो ये थोड़ा ईज़ी हो जाता है और अच्छी बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करने के लिए जैसे ना तो फ्रीज़ फ्रैक्चरिंग करने की ज़रूरत होती है, ना तो वहाँ पे स्टेनिंग करने की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप हाँ। अगर फ्रिज एचिंग दे रखा है तो वो ऑप्शन आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि फ्रिज एचिंग टेक्निक जो की जाती है वो ना प्रोटीन्स के लोकेशंस को लोकलाइज़ देखने के लिए की जाती है और वो लेकर के आप सैंपल नहीं बना सकते हैं टेम्प अब अगर देखिए कई बार सवाल ऐसा होता है ना कि जो कि आपसे ये वर्ड लगा देता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट तो वहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना उन तीनों में से पॉसिबिलिटी बनती है कि सब तो होते होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ नहीं होने वाली होती है वो आपसे एग्जाम में डिमांड की आती है पूछे जाने की। अब अगर कैसा क्वेश्चन था जैसे फ्रीज फ्रैक्चरिंग या फ्रीज एचिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेल्स में जैसे मेम्ब्रेन की बात अगर हम लोग करें तो मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन्स आपके देखे जाते हैं ना पेरिफेरल वाले और इंटीग्रल वाले इन प्रोटीन्स को लोकेशंस को देखने के लिए पूरा सेल्स को क्या करते हैं क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं फिर उसको एक नाइफ से क्या करते हैं कट लगाते हैं और तब उसके आप ओपन करके उसको देखते हैं कि हाँ किस तरीके से आपको वो दिखाई दे रहा है। सो अगर अलग अलग ऑप्शन होगा तो फिर तो स्टेनिंग वाला भी ऑप्शन आपका सही बनेगा क्योंकि स्टेनिंग करने की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में।
अगर स्ट्रेनिंग का है तो फिर नेगेटिव अलग लगाइए। अगर मतलब इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशंस में नहीं दे रखा है तो फिर तो नेगेटिव ऑप्शंस जाएँगे सही, और अगर कॉम्बिनेशंस में दे रखा होगा तो फ्रीज़ एचिंग भी आप उसमें ले सकते हैं। जैसा ऑप्शंस दिया हो, मतलब क्या 1 दिया था या फिर मल्टीपल टाइप के दिए थे? अच्छा, 1 ऑप्शंस को ही लगाना था। और उस क्वेश्चंस में ये तो नहीं लिखा हुआ था कि हाँ, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो फैक्टर है वो क्या है, या क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ था? ओके। हाँ, फ्लैजेला के लिए किया जाता है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आया था? ये ये सब जो टॉपिक आपको क्या क्या हो जाएगा? तो वो तो बहुत सिंपल था, 4 को आपको 4 की पावर कर देना था बस, और क्या। हाँ, तो इसका आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 256। हाँ, ये ठीक है। ओके। अच्छा, ये सब आरडीटी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आया? आरडीटी से, या फिर आपके ये जो कल्चर पढ़ाए गए आपको, प्लांट कल्चर, टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी जो पेपर हम लोग डिस्कस किए थे उसमें उसमें भी था। क्या स्टेटमेंट था ये बताइए, तो फिर बताएं। अगर देखिए स्टेटमेंट ऐसा रहा होगा कि एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पर आप जो प्रोडक्ट है वो निकाल रहे हैं और उतने ही अमाउंट में आप कल्चर को डाल रहे हैं, मतलब जो फर्मेंटर के अंदर में जो इक्विलिब्रियम है वो बनी हुई है, और टाइम इंटरवल पे आप कल्चर को डाल रहे हैं और उतने अमाउंट पे आप निकाल रहे हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट होगा तो कंटिन्यूअस जाएगा। अगर रिमूव करने का और ऐड करने का दोनों अगर प्रोविजन वहां पे दिया होगा तो कंटिन्यूअस कल्चर होगा, और ये वाला एग्जाम पे, ये वाला पेपर में डिस्कस किए थे हम लोग। नहीं, कॉन्टिन्यूस वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोगों ने पेपर में भी डिस्कस किया हुआ था अभी। अरे भैया, केवीएस में हमारी कोई पकड़ नहीं है। और अगर ऐसा होता ना तो फिर हम आप लोगों को बहुत अच्छे से और ट्रेंड कर देते, बताते नहीं पेपर को, लेकिन पूरा पेपर इतना ज्यादा रटा देते ना कि आप ऐसे 100 क्वेश्चन तो ऐसे 1 घंटे के अंदर में निकाल देते आप लोग। अच्छा सर। हाँ, ट्रिक तो मैंने आपको बताए थे आईसीएनयू के लिए और वीएनडीडी के लिए और काइंड के लिए, जिससे आपके एग्जाम्स में कभी कोई डाउट नहीं होती है। यही मैं बात आपको स्टार्टिंग से बोलता रहता था कि अभी आप जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर में आपका वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पाता, और अगर एक बार वहाँ पे अगर आपकी कोई चीज़ मिस आउट हो गई, सो इस बात की गारंटी है कि एग्जाम के टाइम पे तो आपको रिकॉल नहीं होने वाली है। आप एग्जाम से निकलेंगे फिर जरूर आपको रिकॉल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, पहले आप लोगों ने जो पेपर आपको मिला था, आपने आप लोगों ने पहले बायोटेक का सेक्शन किया था या पहले जीएस वाला? वेरी गुड, ये अच्छी अप्रोच है। यही यही मैं आपको नहीं, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि स्टार्टिंग में आप उस वाले सेक्शन में जाइए जिस सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस था। तो बायोटेक पे अगर आप गए, सो 100 क्वेश्चंस को करने में आपको कितना टाइम लगा? अच्छा, मतलब टाइम का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना कि 3 घंटा टाइम कम पड़ गया पेपर? ओके, ये पता है, ये आज आप लोग जो बोल पा रहे हैं ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया ना, उससे आप लोगों की हैबिट बन गई, और आप उसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार आप लोग फेस कर रहे थे लगातार पिछले 1 महीने से, और स्क्रीन पे आपको सेम वैसे ही मेरे ख्याल से पैटर्न रहा होगा टिक लगाने के लिए। अब थोड़ा उनका स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा रहा होगा, मेरा मान लीजिए ऐसे गूगल फॉर्म रहता है, और बाकी आपको चीज़ें एकदम पूरा वैसे ही मिला होगा, तो इस चीज़ से आप हैबिचुएट हो गए हैं।
और तब जाकर के आपकी परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी अच्छी हो पाई। अदरवाइज़ जो बच्चे फर्स्ट टाइम पे ऐसे इस इन सब सवालों को देखते हैं ना, तो उनको वो टाइम पूरा कंज़्यूम कर जाते हैं सिर्फ़ प्रॉब्लम को पढ़ने में और समझने में ही। यही बेनिफिट होता है कि जब आप एग्ज़ाम से पहले 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने अगर आप लगातार टेस्ट को करते रहते हैं, टेस्ट में परफ़ॉर्म देते रहते हैं, तो आप पूरी तरीके से एकदम ना इक्विप्ड हो जाते हैं। मतलब आपका ब्रेन उस चीज़ को ट्रेंड हो जाता है, समझ जाता है कि अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आएगा तो हमको क्या करना है। और यही बेनिफिट होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। आपका टाइम वहाँ पे बहुत बच पाता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि 100 क्वेश्चन्स को करने में हार्डली मुझे 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट लगा होगा। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया और आपसे यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए गए हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों ने 30-30 क्वेश्चन्स का 40-40 क्वेश्चन्स का जो पेपर दिया, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके एकदम ब्रेन में ट्रेंड हो गए। हुँ। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। चलिए तब तक के लिए तो फिर और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और ज़्यादा कंटेंट आपके बढ़ जाएँगे। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं नहीं डील कर पाया था, जो कि कल आप लोगों को ऐसे पढ़ाया और ये अच्छा लगा कि कल वेरी गुड कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम पीक पॉइंट पे है। हाँ? अच्छा है, मतलब इसका मतलब कि पेपर ठीक-ठाक बनाया केवीएस वालों ने, मतलब बहुत ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ करिएगा, अगर आप लोगों के संपर्क में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में आता हो और वो केबीएस पीईटी बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दिया हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोगों का रिस्पॉन्स पॉज़िटिव आ रहा है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कंटिन्यू पढ़ाई किया। जो कैंडिडेट सेल्फ स्टडी किया हुआ है, ज़रा अगर उससे किसी के भी संपर्क में हो, अगर बात हो पाए तो ज़रा उससे एक आइडिया लीजिएगा कि हाँ, उसका पेपर उसके हिसाब से कैसा गया और उसको कैसा लगा कि मतलब पेपर टफ़ था, एवरेज था या ज़्यादा हार्ड था, कैसा था? तो कुछ समझ में आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबको एक इक्वली कंटेंट डिलीवर किए गए हैं, सब लोगों ने कंटिन्यू उतनी एफर्ट लगा के पढ़ाई की और ऑलमोस्ट सभी लोग मास्टर डिग्री होल्डर मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो सब लोगों का अप्रोच लगभग-लगभग ठीक गया है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे जो कि क्लासेस भी नहीं किया हुआ है और अपने सेल्फ से स्टडी किया हुआ है, तो कुछ बात समझ में आएगी कि हाँ, पेपर का लेवल ठीक नहीं था या क्या था। वैसे पेपर खराब नहीं बनाया होगा केवीएस वालों ने क्योंकि उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। पीजीटी के लिए आप अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो पीजीटी के लेवल का प्रॉब्लम उन्होंने बनाया होगा। अब ये बात अलग है कि 100 क्वेश्चन्स में से 2-4 क्वेश्चन्स वैसे ही हल्के-फुल्के डाल देते हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ, थोड़ा उनको लगे कि हाँ, हम एग्ज़ाम हाँ। फाइनली आपकी आवाज़ हम लोग सुन पाए शिप्रा। आप हमेशा टेक्स्ट से रिप्लाई कर दें। ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा। ओके, शोर तो ख़ैर सबके पास रहता है, लेकिन आप पूरे कंटिन्यू सेशन में कभी भी आपने ऑन नहीं किया। ओके, कोई नहीं, अभी हम उस चीज़ को समझ गए, अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने नहीं किया और उसके साथ-साथ में ये भी बोलना चाहेंगे कि मेरे एफ़र्ट्स और मेरे मेहनत करने के साथ-साथ में आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इनपुट दिया और सब लोग उसमें जुड़े रहे। सिर्फ़ वन साइडेड एफ़र्ट्स ये नहीं थी, जितना मैंने मेहनत किया डेफ़िनिटली बीइंग अ टीचर मेरा एफ़र्ट्स थोड़ा ज़्यादा होता है। बट आप लोगों ने भी उसमें उतना ही अपना इनपुट दिया हुआ है, जितना मैंने आप लोगों से डिमांड रखी, जितना मैंने आप लोगों को बोला करने के लिए आप लोगों ने किया। रात के 11 बजे भी मैंने अगर आपको ठंड में क्लास ली, तो आपने रात के 11 बजे भी आप लोग कंटिन्यू करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और टेस्ट भी आप लोगों ने टाइम से दिया और उसी का रिज़ल्ट आज ये है कि पेपर आपके अच्छे हुए। ये बात अलग है कि सीट थोड़ी कम है, तो शायद पॉसिबिलिटी क्या होगी पता नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर किसी के संपर्क में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कि बायोटेक का पेपर दिया हुआ हो, ज़रा उससे आप लोग बात कीजिएगा, जो कि इस ज़ोन में नहीं आता, मतलब हम लोगों के क्लास में नहीं आता है, तब कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ, पेपर कैसा हुआ है। वैसे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी मैसेज किए हुए हैं कि उनको उस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ और उनके पेपर भी थोड़े अच्छे हुए हैं, मतलब पढ़ कर के वो लोग गए थे, तो उनको भी बेनिफिट हुआ है। तो देखा जाए। हुँ, हुँ, पूछिए।
मतलब कि वायरस इन्फेक्शंस करने के बाद क्या कर रहा है, एग्लूटिनेशन कर रहा है, किसका, हीमोग्लोबिन का। देखिए एग्लूटिन देखिए, अगर अभी जो अभी आपने बताया एग्लूटिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर आप जैसे ब्लड में अगर आप वो जो रिएक्शन देखते हैं क्लंपिंग बनाने के लिए विजिबल हो जाता है। जब आप किसी भी का ब्लड ग्रुप अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे एग्लूटिनेशंस रिएक्शंस होता है। सो उसमें हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सब के सब पूरा क्लॉट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट निकल जाता है। सो उसको आप हीम एग्लूटिनेशंस के नाम से जानते हैं। तो अगर सवाल में ये दे रखा था, अगर ऐसा होगा फिर तो हीमोग्लोबिन का एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होता है, सिंपल सा आंसर उसका। अच्छा। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। हुँ। ओके, सो अगर वायरस का ब्लड में इन्फेक्शंस अगर हो रहा है तो एग्लूटिनेशंस रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्बिनेशन से होता है, राइट? जब भी कभी आप ब्लड को चेकअप कराने जाते हैं, ब्लड का ग्रुप चेक करने के लिए, तो उनके पास जैसे रेस्पेक्टिव जो होते हैं वो एंटीबॉडी होते हैं, उस एंटीबॉडी को डालते हैं तो आपके ब्लड में जो भी एंटीजन्स होते हैं उस एंटीजन के हिसाब से रिएक्शंस करके वो बन जाता है। इसको आप बोलते हैं एग्लूटिनेशंस रिएक्शंस। सो अगर वायरस का इनपुट वहाँ पे दे रखा है तो उस वायरस के पास अगर कुछ ऐसा एंटीजन होगा जो कि आपके नॉर्मल एंटीजन या एंटीबॉडी होगा या कुछ, चाहे या तो एंटीबॉडी होगा या तो एंटीजन होगा, जिससे जाकर के क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा। अगर इस तरीके का सवाल अगर है, अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर जो एंटीजन्स होंगे उनका अगर मिमिक्री करेगा तो जस्ट लाइक वो जा करके एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा और वहाँ पे एग्लूटिनेशंस हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में जो एग्लूटिनेशंस होते हैं वहाँ पे आरबीसी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स का जो पूरा हीमोग्लोबिन होता है, वो मतलब आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले जो आपके एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज आकर के रिएक्ट करते हैं और उसको आप एग्लूटिनेशंस के नाम से जानते हैं और वो प्रेसिपिटेट बना करके दिखा देता है। वायरस के केस में अगर ये दे रखा है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आप एंटी वायरस मतलब एंटीबॉडी या एंटीजेंस अलग से आप डाल रहे थे वो हो सकता है उसके पास बन रहा हो, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन रिएक्शंस दे रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सैंडविच, सैंडविच एलाइजा, ये तो सबका सही हो जाना चाहिए। देखिए सेल काउंटिंग करने के लिए हीमोसाइटोमीटर होता है और एक पेट्रॉफ जो होता है उसको उससे भी काउंट किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर से बेसिकली आपके टोटल सेल काउंट किए जाते हैं, उसमें सिर्फ वाइबल सेल्स नहीं होती है। बट जो पेट्रोजेस जो गॉज होती है उससे सिर्फ आप सिर्फ लिविंग सेल्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो अगर हीमोसाइटोमीटर दे रखा होगा, ये नहीं दिया होगा तो आप उसको हीमोसाइटोमीटर पे लगाइए, और हीमोसाइटोमीटर भी दिया हो और पेट्रोगॉज भी दिया हो तो आप उसको दूसरा वाला लगाएंगे, हीमोसाइटोमीटर नहीं लगाएंगे। हीमो अब ये सर वो पेडिग्री एनालिसिस में पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, 4 बच्चे में से 1 अफेक्टेड है तो नेक्स्ट। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कौन सवाल पूछा है, सिप्रा पूछी, कौन पूछा है? नेहा दुबे, निधि दुबे। पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें ये निकल कर के आया कि जो पेरेंट्स है उसमें से जो मदर हैं वो कैरियर हैं, दैट इज वाई उनके 4 चाइल्ड में से एक जो चाइल्ड है दैट इज द मेल मतलब बॉय चाइल्ड, वो अफेक्टेड है। बाकी उसमें से एक जो गर्ल चाइल्ड है वो कैरियर है, दो क्या है आपके नॉर्मल हैं। सो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक जो पेरेंट्स थे मतलब फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट हैं फीमेल, वो क्या है, करियर हैं हीमोफीलिया के जीन के लिए। कोल्टर काउंटर नहीं, कुछ ऑप्शन अभी एग्जैक्टली हमको नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हेज ऑफ करके कुछ रहता है जिससे कि लिविंग सेल्स का काउंटिंग करते हैं। कुछ ऑप्शंस अगर आपको याद हो बताइए तो फिर मैं तुरंत बता दूंगा उसको।
हीमोसाइटोमीटर से टोटल सेल काउंट करते हैं, उससे आपको लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है दोनों काउंट हो जाता है। और उसी नहीं, ये नहीं है। उसका कुछ हाँ, ये जो नाम है ना पीटर हॉब्स करके, इसमें हाउस ऑफ का रहता है। ये पीटर हॉब्स जो होता है ना, उससे आप लिविंग सेल्स का करते हैं काउंटिंग करने के लिए। और और उसमें उसमें फ़ॉर्मूला लगाया जाता है कि जितना भी आपके जैसे उसमें एक जो लीड होती है उसमें टोटल 25 आपके स्क्वायर होते हैं। उस 25 स्क्वायर में से हर स्क्वायर के सेल्स को काउंट करके उसको 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस 50 इंटू 10 पावर 3 से क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जा करके 1 ml में कितना वाइबल सेल्स होगा ये निकल करके आ जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी समझाता हूँ आपको। एक सेकंड, एक सेकंड। ये ये देखिए आपका ऐसा होता है, यहाँ पे आपको ऐसे इस पे 25 क्या होते हैं स्क्वायर्स बने हुए होते हैं लाइक दैट। और एक स्क्वायर्स में आपको नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना होता है, और उसका जैसे जो भी सपोज अगर इस स्क्वायर सेल्स में आपके टोटल जो सेल्स आई मान लीजिए 6 आता है, तो आप उसको क्या करेंगे 6 इंटू 25 कर देते हैं। और एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दैट इज द 50 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू आप कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई करके ये जो निकालते हैं ये सेल्स पर एमएल के हिसाब से क्या है आता है कि इतने सेल्स पर एमएल यहाँ पे क्या है वाइबल है। सेम प्रिंसिपल पे काम करता है आपका हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आप दोनों टाइप के सेल्स को निकाल लेते हैं, लिविंग सेल्स को या फिर नॉन लिविंग सेल्स को। अगर आपका सिर्फ लिविंग सेल्स पूछा होगा तो हीमोसाइटोमीटर गलत हो जाएगा। अगर टोटल अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछा होगा फिर तो ठीक होगा। अगर सिर्फ वाइबल सेल्स पूछे होंगे, हाँ वाइबल का मतलब होता है लिविंग सेल्स। हाँ, तो लिविंग सेल्स को काउंट करने के लिए वो यूज किया जाता है। सनी कैसा रहा पेपर आपका? आप बहुत कम टाइम से जुड़ पाए हम लोगों के साथ में, आपका सफर बहुत लॉन्ग नहीं था, फिर भी कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा, मतलब पेपर आपका भी ठीक हुआ? कि उस रिजल्ट के लिए तो बहुत रिजल्ट के लिए तो बहुत कुछ। कॉस्ट साइट आपका यह का पार्ट नहीं होता, वो दूसरे का पार्ट है। तो कॉस्ट साइट अगर आपने लगाया तो फिर ठीक होगा। टीलोमियर पार्ट होता है, सेंट्रो टीलोमियर भी होता है, सेंट्रोमियर भी होता है। उसमें जो कॉस्ट साइट है वो आपका सही आंसर जाएगा। हाँ, तो जो नहीं है मतलब कि कॉस्ट साइट ये यह का पार्ट नहीं है, वो दूसरे का पार्ट होता है। और आप लोगों को पढ़ाया भी था। मतलब क्या? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से ये भी पॉसिबल होता है, मतलब जब अल्टरनेट पॉलीप्रोटीन से मतलब होता है कि एक जीन से जब आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स कोड किए जाने शुरू हो जाएं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर, जैसे नॉर्मल आपकी जो कोई एक जीन होती है उसका फ्रेम होता है, उसमें आपके नंबर ऑफ जो सीक्वेंसेस होते हैं अमीनो एसिड्स के वो कोई एक प्रोटीन बनाते हैं। तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग करके एक टेक्निक मतलब जो प्रोसेस होती है उससे एक ही फ्रेम से मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाई जा सकती है। मोनोसिस्टोनिक नेचर होता है आपके यूकेरियोटिक का, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक का होता है, लेकिन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से करके आप एक सिंगल फ्रेम से ओआरएफ जिसे आप बोलते हैं उसको उस एक ओआरएफ से 3 पॉसिबल प्रोटीन्स का सीक्वेंस जनरेट किया जा सकता है। क्या क्या हो गया? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर जिसको जाना है तो वो जा सकते हैं। आज कोई ऐसा कोई क्लास नहीं चल रहा है। बस आप लोगों का सिर्फ फीडबैक मैं ले रहा हूँ कि पेपर कैसा हुआ। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, मुझे लगा आपको जाना है शादी-वादी में।
1 मिनट सुजाता रुकिए, पहले यहाँ पे देखें टेक्स्ट मैसेज में किसी ने सवाल पूछा, पहले उनको भी पढ़ देते हैं, आप लोग भी याद रखिए। बैच कल्चर का प्रोसीजर सीक्वेंस पूछा हुआ था, ये भी आया था क्या एग्जाम में? इन्होंने पूछा हुआ है कि पहले फर्मेंटर को स्टरलाइज करेंगे या फिर हार्वेस्ट कल्चर देन इनोकुलम करेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, आया था ऐसा कुछ? सोविक भी जुड़ गए यहाँ पे, सोविक कैसे हो? अ, सोविक, कैन यू हियर मी? कैसा रहा पेपर आपका? गुड इवनिंग। हाँ, अरे वैकेंसी, देखिए वैकेंसी को लेकर के तो प्रॉब्लम है ही, बट आपके बेसिस पे मतलब अपने हैंड से जो पेपर था वो कैसा रहा, और कितना आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और उसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे रहे जो कि कॉन्फिडेंशियल अभी आपको लगता है कि हाँ वो आपके हैंड से ठीक होगा। ये सब सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे बता पाएँ तो अच्छा रहेगा, जाना जाए थोड़ा आपका भी क्या राय है पेपर को लेकर के। अच्छा। खैर वैसे आप तो क्लास लिए नहीं थे, मतलब आप लोग तो सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़े थे, लास्ट के 1 हफ्ते से मान लीजिए आपको क्लास करने को मिला, और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर उससे कुछ बेनिफिट आपको मिला होगा। हुँ, हुँ। हुँ, हाँ, वैसे तो उसको लेकर के मैं, और उसको उसको लेकर के तो मैंने प्रैक्टिस भी किया था और उसको डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे तरीके से कि पेप्सिन्स में और पेपाइन में, इन तीनों के लिए आपको क्या करना रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इमेंस एफर्ट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट विद यू। ओके, कृष्णा अभी चली गई क्या मेरे ख्याल से? कविता किसने मैसेज किया है? कविता सिन्हा ने मैसेज किया है। और सिप्रा वर्मा का क्वेश्चन है, आरएनए साइलेंसिंग आरई विच रिकॉग्नाइज सेम सीक्वेंसेस बट कट एट अ डिफरेंट और नोन एज। अगर सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है और डिफरेंट सीक्वेंस को पे कट करेगा तो उसको आप नियोसाइजोमर्स बोलते हैं। और सेम सीक्वेंस पे रिकॉग्नाइज करे, सेम पे ही कट करे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अगर अलग हो तो उसको आप आइसोसाइजोमर्स के नाम से जानते हैं। आइसो के लिए कंडीशन ये होता है कि दो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि सेम साइट को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, सेम साइट पे कट भी करें, लेकिन उनके कट करने की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। और नियोसाइजोमर के लिए ये होता है कि ऐसे दो एंजाइम जो कि आपके सेम साइट पे रिकॉग्नाइज तो करेंगे, लेकिन ये कटिंग साइट्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब उनसे जो फ्रेगमेंट बनेगा वो अलग अलग बनता है। उसको आप नियोसाइजोमर बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने इन्होंने क्वेश्चंस को ही लिख दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस बने। डीएनए मार्कर से क्या क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया था? बैक क्रॉस से भी क्वेश्चन आया था। बैक क्रॉस से क्या क्वेश्चन दिया था वैसे? मतलब यही पूछा था कि, अच्छा ओके, तो मतलब सिंपल सवाल था, मतलब कि कल वाली क्लास से ये क्वेश्चन ये भी फंस गया बैक क्रॉस का। कल आपको बताया था बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को लेकर के। प्रो, अच्छा, प्रोटीन्स पे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पे। वो मैं समझ गया, वो अभी इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा, हाँ ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, कैलकुलेट करते उसको एक्चुअली मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं। वो होता ये है कि जैसे जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, सबकी अपनी एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे और उनका जो आर ग्रुप होता है उनके बेसिस पे ये चार्ज निकाले जाते हैं। जैसे साइड वाला जो ग्रुप होता है उनमें अगर पोलर वाले हैं, जैसे अगर आपका आर्जिनिन रहेगा, लाइसिन रहेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, स्पार्टेट रहेगा, ग्लूटामेट रहेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, और बाकी जिन पे पोलर नहीं है अगर वो वाले हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं आता है। सो उस अमीनो एसिड को देख करके उनका जो आर ग्रुप होता है ना, आर ग्रुप के बेसिस पे टोटल ओवरऑल चार्ज जो है वो डिसाइड की जाती है किसी भी प्रोटीन्स पे।
ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया था। मुझे लगा नहीं था कि हाँ, यहाँ से भी सवाल आएगा, लेकिन ये एक्चुअली सीएसआईआर का बहुत अच्छा टॉपिक है, पेप्टाइड का पूरा चार्ज निकालना। और हाँ, तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपको एक सिंपल अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो आप लोगों को भी याद नहीं होगा और मैं भी अभी कैसे बताऊँगा। लेकिन आप देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक लाइसिन का बना हुआ है, तो लाइसिन को आप के से रिप्रेज़ेंट करते हैं। और आपके पास मान लीजिए अगर आइसोल्यूसिन है तो उसको आप आई से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ट्रिप्टोफैन है तो आप उसको डब्ल्यू से रिप्रेज़ेंट करते हैं, राइट? और अगर आपके पास मान लीजिए आर्जिनिन है तो आप उसको ए से करते हैं। अस्पार्टेट और ग्लूटामेट है तो आप उसको डी और ई से करते हैं। मान लीजिए ये एक आपका पेप्टाइड है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे पेप्टाइड पे ओवरऑल चार्जेस क्या आएगा, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? तो उसको आप देखते हैं कि इनका जो आर ग्रुप होता है, उन पे चार्जेस क्या होते हैं। तो आपको पता है कि एस्पार्टेट पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ग्लूटामेट पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, आर्जिनिन पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेसिन पे कोई चार्ज होता नहीं है, ट्रिप्टोफैन पे कोई चार्ज आपका होता नहीं है, लाइसिन पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, तो जीरो चार्जेस जो हो जाएगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर यहीं पे ये लाइसिन के बजाय अगर आपका कोई दूसरा हो जाता है, जैसे लाइक ग्लाइसिन हो जाता है, तो ग्लाइसिन पे जीरो चार्ज होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा क्या आ जाएगा, दैट इज द नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नंबर भी आपसे पूछा जाता है कि कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव होगा, या आपसे टोटल चार्ज पूछा जाता है कि उसका चार्ज कितना होगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस आपको दिया रहता है पेप्टाइड का, के आई डब्ल्यू ए डी इस तरीके से के फॉर्म ऐसे ही दिया था। तो वहां पे ये जो सिंबल आपको दिया था ना, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेटर थे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू आप जो अमीनो एसिड का ये ट्रिपलेट जो लेटर आप लिखते हैं, जैसे लाइसिन को ऐसे आप लिखते हैं एल वाई एस, इस लाइसिन को आप सिंगल लेटर में के लिख सकते हैं, राइट? ट्रिप्टोफान को आप क्या लिखते हैं, टी आर वाई, और इस ट्रिप्टोफान को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये वाला सीक्वेंस दे करके सिंगल लेटर वाला आपसे पूछा जाता है चार्ज के बारे में, कि चार्ज वहां पे क्या हो सकता है। ठीक है सोविक। और हाँ, इसको निकालने के लिए आपको जितने भी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके जो आर ग्रुप होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि चार्ज कंटेन करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि विदाउट चार्ज वाले होते हैं, तब जा करके आप इसको निकाल पाते हैं। और दूसरा चीज, आपको ये जो वन लेटर का सिंबल होता है ना, ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे दे रखा है, तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि आप जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके 1 लीटर के कोड को आपको याद होना चाहिए, और साथ-साथ में उनके आर ग्रुप के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको कर पाएँगे। सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं किया होगा, राइट? अब ये सीक्वेंस अगर अब याद तो होगा नहीं, अगर याद रहता तो अभी निकल जाता। हाँ, अच्छा, मतलब जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन में था। फिर तो पॉसिबिलिटी बनती है कि सही भी हो सकता है आपका सवाल। ओके, सो एक घंटे से हम लोग जुड़े हैं, पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, और अच्छा लगा आप लोगों के सारे रिस्पॉन्सेज को और फीडबैक को देख। अच्छा, पूछ लीजिए जल्दी से, फिर थोड़ा अभी हाँ हाँ, पूछिए। क्लासिकल में? नहीं नहीं नहीं, साइड रेक्टिव म्यूटाजेनेसिस एडवांस वाले का है। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जो है वो आरडीटी टेक्नोलॉजी मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेकंड पार्ट में आता है, और ये आपका मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी चल रही है उसके कैटेगरी में आता है। एंशियंट में सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशंस के रिगार्डिंग में चीज़ें डेवलप हो पाई थी। मतलब क्लासिकल में, सॉरी, क्लासिकल में फर्मेंटेशंस की चीज़ें रिगार्डिंग में हो पाया था, वहाँ पे सिर्फ फर्मेंटेशंस को प्रमोट किया गया था। बाकी जीन से मैनिपुलेशन वाली जो काम थी वो कुछ भी नहीं होता था, वो सारा का सारा आपका कहाँ पे हुआ, मॉडर्न पे हुआ। तो अगर आपसे पूछा था कि क्लासिकल में क्या नहीं होता, तो अगर साइड डायरेक्टेड लगाया है तो ऑप्शन सही है आपका। हम्म। हाँ, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, वो मतलब नहीं होगा उसका पार्ट।
यूबिक्विटाइसेंस डिग्रेडेशंस के लिए किया जाता है, मतलब अगर कोई प्रोटीन्स डिग्रेड करानी है तो वहाँ पे यूबिक्विटाइजेशन आप कराते हैं। और अगर किसी प्रोटीन्स को अगर एक्टिव कराना है तो वहाँ पे आप फॉस्फोराइलेशंस कराते हैं। किसी प्रोटीन्स को अगर किस पर्पज़ के लिए, मतलब जैसे जैसे पर्पज़ क्या है? जैसे अगर उसको एक्सप्रेस आउट होना है फिर तो वहाँ पे फॉस्फोराइलेशंस कराएँगे। यूबिक्विटाइजेशंस तब कराते हैं जब प्रोटीन्स को डिग्रेडेड करना हो। फॉस्फोराइलेशंस तब कराते हैं जब उसको एक्टिव होकर के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना हो। मेथाइलेशंस की प्रोसेस तब होती है जब उसको किसी डिग्रेडेटिव चीज़ से बचाना हो। एसिटाइलेशंस एक्टिव अगर होगा तो फॉस्फोराइलेशंस राइट आंसर होगा। ये जो एसिटाइलेशंस, एसाइलेशंस और मेथाइलेशंस और फॉस्फोराइलेशंस, ये सारे जो मॉडिफिकेशंस है ना, अलग-अलग चीज़ पर्पज़ के लिए कराए जाते हैं। तो जब कभी अगर आपको जी मतलब किसी भी पार्ट को अगर एक्टिव कराना हो तो आप फॉस्फोराइलेशंस कराते हैं, किसी भी चीज़ के डिग्रेडेशन से अगर बचाना हो तो मेथाइलेशंस कराते हैं, राइट? तो इस तरीके का रहता है वहाँ पे। अगर एक्टिव का दिया होगा तो फिर बेसिकली आपका फॉस्फोराइलेशंस की प्रोसेस आपकी जो होगी वो ठीक होगी। क्या लगाया आपने? यूबिक्विटिनेशंस लगाते हैं जब प्रोटीन्स को डिग्रेड करने से, कोई भी प्रोटीन जो पाथवे में डिग्रेड होती है ना, उसमें पहले यूबिक्विटिनेशंस कराया जाता है। अगर आपने इसे सेल साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले जो आपके साइक्लिन प्रोटीन्स होती हैं और सीडीके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिग्रेडेशंस पड़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि पहले यूबिक्विटिनेशंस कराते हैं, देन इसके बाद डीफॉस्फोराइलेशंस कराते हैं। तो प्रोटीन्स को अगर डीएक्टिवेट करना है तो वहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशंस, प्रोटीन्स को अगर एक्टिव करना है तो आप फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो यूबिक्विटिनेशंस, इस तरीके की प्रोसेस जो होती है मॉडिफिकेशंस वो कराए जाते हैं। क्या क्या सवाल था? हाँ, प्रोलीन प्रोलीन सबसे प्रोमिनेंट है। प्रोलीन जहाँ कहीं पाया जाएगा वहाँ पे हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके जो आर ग्रुप होते हैं वो इम्यूनो ग्रुप होता है और उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन नहीं पाती है। और ग्लाइसिन भी है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास कोई आर ग्रुप नहीं है, एच होता है, तो भी प्रॉब्लम करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर पूछा होगा तो प्रोलीन आंसर होगा। और अगर हाँ, फिर जो प्रोलीन के साथ में है मीन्स ग्लाइसिन वाला, वो ठीक हो जाएगा आंसर। आप लोगों ने सारा पेपर पेपर सबको याद हो गया है क्या? इतने एक अच्छा, ओके, वेरी गुड। क्या नहीं करेगा मतलब? हाइड्रोलेज एक्टिविटी डिक्रीज करना नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हाइड्रोलेज एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर होता है उसका। और सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलिटिक टाइप के पाए जाते हैं, लिपिड को करने के लिए, प्रोटीन को करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट करने के लिए। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, डिक्रीज नहीं करे। हाँ, लाइसोसोम के इनसाइड की बात हो रही है। लाइसोसोम जो होगा वो हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लाइसोसोम, अरे लाइसोसोम जो होता है फाइकोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है, चीजों को इंगल्फ करता है। तभी तो आपको बताया जाता है कि एक तरीके का वो जितने भी आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनको अपने अंदर में ले करके ब्रेकआउट करने का काम करता है, उसका ये भी काम है। हाइड्रोलेज एक्टिविटी को डिक्रीज नहीं करेगा, वो प्रमोट करता है उसको, उसके लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर एसिडिक पाया जाता है इनसाइड द लाइसोसोम्स। कोई नहीं, होता है। अभी तो देखिए फिलहाल तो एग्जाम चलेंगे मेरे ख्याल से फेब तक, मार्च तक तो एग्जाम ही है ना। हाँ, अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स शीट आपको आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, फिर तो मान के चलिए कि आपका आज एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का भी आंसर की आ जाना चाहिए। अच्छा, आंसर की जब आएगा तो आप लोगों को रिस्पॉन्स भी मिलेगा आप लोगों का, जो पेपर आप लोगों ने किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, तब इसके बाद हम लोग पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का फिर तो आंसर ही मिल जाएगा कितना सही हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है।
लेकिन पेपर मैं देखना चाहूँगा कि हाँ, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर आया था और काफ़ी कुछ आप लोगों ने किया भी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से आप सब लोगों से कि जितने लोगों ने भी बायोटेक का पेपर अभी दे कर के आए हैं 100 क्वेश्चंस का, आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना ऐसा लगता है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियल सही किया होगा? मतलब कि 50, 60 सर अब आगे क्लास होगी आरती गुप्ता, अभी तो क्लास का कुछ सीन नहीं कह सकता क्योंकि अभी आपके सिलेबस खत्म हो चुके मतलब क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी हैं और आप पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम भी दे ली हैं। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अब डिपेंड करेगा जो लोग अगर कुछ तैयारी करना चाहेंगे नेट वगैरह का या फिर अगर पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए चलना होगा तो फिर चलाएँगे कंटिन्यू। वो आप डिसाइड करेंगे बट एसएटी की क्लास तो लगाइए। हाँ, अभी आज मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें सीएसआईआर को लेकर के इन्फॉर्मेशंस थी, तो सीएसआईआर और एसईटी का जो सिलेबस है सेम है। सो जो लोग राजस्थान के लिए और एमपीपीएससी के लिए जो सेट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग और प्लस जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो, इन सबकी कंबाइंड क्लासेस चलेंगे, सबका सिलेबस एक। राजस्थान पीजीटी का तो अभी हुआ था सर, बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है? निधि दुबे सेट में, अच्छा, सेट में ये है कि आप वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है ना, सॉरी ये क्या हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी आ रही है वहाँ पे अगर आप स्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेती हैं तो आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस, इन तीनों में आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है एलिजिबल हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले। हाँ, एमपीपीएससी में ही, एमपीपीएससी में जो बॉटनी के लिए जूलॉजी, अभी बॉटनी का फॉर्म मेरे ख्याल से भरा जा रहा है, तो जो लोग भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, जिनके पास नेट है और जिनके पास नहीं है तो उनका पहले ये एग्ज़ाम कराएँगे ये, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट देंगे तब ये एग्ज़ाम होकर के जाएगा। सिर्फ़ अ, राजस्थान और एमपीपीएससी में एसईटी का फॉर्म आया हुआ है, सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और आप अगर आपके पास अगर नेट नहीं है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम करा करके अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सो वहाँ पे आप जूलॉजी और बॉटनी के लिए जो पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपके पास बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सारे पोस्ट हैं तो, मतलब एमएससी है आपकी तो। क्या क्या चीज़? मतलब आप क्या मतलब मास्टर डिग्री किस चीज़ से है? नहीं, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी साफ-साफ लिख रखा है। बायोटेक्नोलॉजी और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस इस तरीके से लिख रखा है। सो ऐसे कहना ठीक नहीं। एक्चुअली जो ये सब्जेक्ट है ना, ये रिलेटेड में ही आया हुआ, मतलब बॉटनी की जो पोस्ट है, बॉटनी के लिए वहाँ पे 10 या 11 सब्जेक्ट दे रखा है कि आपकी किस-किस चीज़ में एमएससी होनी चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं। बीटेक, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कैन अप्लाई। मास्टर डिग्री वाले कर सकते हैं, मतलब एमटेक वाले कर सकते हैं। सर जिसका जूलॉजी एंड बॉटनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जूलॉजी बॉटनी नहीं है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जूलॉजी बॉटनी के पोस्ट के लिए अलाइड जो सब्जेक्ट दे रखा है उसमें पूरा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था एमपीपीएससी को लेकर के, उसमें सारी डिटेल्स है, और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा। हाँ हाँ, मिल जाएगा सर, एमपीपीएससी में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है शायद। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं बॉटनी एंड जूलॉजी में, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट आई है पोस्ट जूलॉजी एंड बॉटनी की आई है, उस जूलॉजी बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं। तो जो लोग सीएसआईआर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सीएसआईआर का ही सिलेबस उन्होंने वहाँ पे भी लगा रखा है। तो वही सेम सिलेबस आपको एमपी पीएससी का जो सेट का एग्जाम होगा उसके लिए भी आएगा और सीएसआईआर के लिए भी आएगा। ये बात अलग है कि जो ये एमपी वाले कराएंगे इनके एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड होगा थोड़ा बिलो होगा सीएसआईआर के कंपैरिजन में, क्योंकि इनको सिर्फ सर्टिफिकेट देना है और एलिजिबल करके एग्जाम्स कंडक्ट कराना है, तो ये 3 महीने के अंदर में एग्जाम भी करा देंगे, रिजल्ट भी इनका आ जाएगा। एमपी पीएससी में और राजस्थान पीएससी में उनके पीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। सो अगर आप में से जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट है वो लोग अप्लाई अभी कर सकते हैं, जिनके पास। किसके लिए? किसके लिए? अच्छा, राजस्थान स्टेट का आपने डाल दिया तो फिर अच्छी बात है। वही मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास अगर नेट का सर्टिफिकेट है वो लोग भी वो फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं राजस्थान के सेट का और एमपी एमपी के सेट का, ताकि वो इस एग्जाम को दे करके सेट का सर्टिफिकेट लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकें।
और वहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी की जो पोस्ट आई है, राजस्थान में तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी पोस्ट आई है अलग से। हालाँकि सीट बहुत कम है, 10 सीट है, लेकिन फिर भी अलग से पोस्ट है। और जूलॉजी, बॉटनी की जो पोस्ट है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाले और माइक्रोबायोलॉजी वाले ये सब एलिजिबल हैं। हुँ, हुँ। किसके किसके लिए? नहीं, 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 बिल्कुल वो हम आपकी बात को समझ गए और किसी भी देखिए एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आप लोगों ने 3 महीने 2 महीने से बना कर के देखा और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आप कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो कि आपको बहुत परेशान कर सकती है। आप सिलेबस को अगर पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं विदिन टाइम और आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो पेपर आपका अच्छा ही जाता है। और आपके उस सवाल के लिए कि पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्लास चलाएँगे कि नहीं, तो उसके लिए आपको देखिए एक आंसर देंगे कि सीएसआईआर का जो सिलेबस है ना, वो आपका बहुत हद तक मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, वो आपके पीजीटी से सिलेबस से मैच करती हैं। पीजीटी में जो चीज़ डिफरेंट बनती है, वो सिर्फ़ यही है कि आपका जो लोअर जूलॉजी और लोअर बॉटनी का पूरा आपका फाइलम वाला दे रखा है, प्रोटोज़ोआ से लेकर के पोरीफेरा, सिलेंटेटा, काइनेटोमेटा, प्लटी, हेलमिंथेस, ये सारा आपका उसमें उतना डिटेल में नहीं होता है। बाकी चीज़ें आपकी कॉमन हैं। सो अभी के टाइम पे तो मैं आपको ये सिर्फ़ बोल सकता हूँ कि जो सीएसआईआर की बैच चलेगी, अगर आप उसमें कंटिन्यू करना चाहें, तो आप कर लीजिए। आप उसको पढ़ेंगे तो आपके वो पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बाकी जो आपके 2 पार्ट बचेंगे लोअर बॉटनी का और लोअर जूलॉजी का, उसके लिए फिर यही हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और मिल जाते हैं मतलब इसके बायोलॉजी के लिए, तो फिर उसकी अलग से क्लास चल जाएगी। अभी ये कहें कि आपके सिर्फ़ बेसिस पे बायोलॉजी का कोई बैच चलाएँगे तो थोड़ा-सा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो बैच चलेगी वो सीएसआईआर और एसईटी एग्ज़ाम्स के लिए चलेगी और उसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा पीजीटी का वो कवर होगा। डेफ़िनिटली आपके लेवल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें पढ़ने को मिलेंगी बट आपकी वो नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। इवोल्यूशंस बायोलॉजी बायोटेक का ही पार्ट है क्या? अच्छा, पीजीटी झारखंड का? अच्छा, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी आप में से कंटिन्यू नेट का तैयारी करना चाहते हैं, नेट का या सेट का? मतलब इंक्वायरी के लिए पूछ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अब इस वीक में तो नहीं करेंगे। वैसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे लेकिन क्लासेस जो होंगी वो मार्च से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। नहीं, क्लासेस जब भी होंगी वो नाइट में ही होंगी। डे टाइम पे थोड़ा-सी पॉसिबिलिटी मेरी भी नहीं रहती है और फिज़िबिलिटी और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी यही है कि वो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ पढ़ा-लिखा रहते हैं, पढ़ाते-लिखाते रहते हैं और कुछ बच्चे जो एमएससी अपेयरिंग के उनकी क्लासेस रहती हैं, तो वो लोग भी जुड़ेंगे जो कि अभी एमएससी कर रहे हैं और उनको भी नेट का तैयारी करना है। सो आई ऑल्सो थिंक सो। सो नाइट वाली जो टाइमिंग रहती है वो बेटर रहता है सबके लिए क जहाँ भी जिसको काम करना है वो कर सकता है, नाइट में आकर के अपना क्लास ले। अच्छा, ये चीज़ तो अभी कोर्स फ़ी वगैरह को लेकर के हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तुरंत आपको बता दें। हाँ, कोर्स का ये है कि जून में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपकी टोटल मार्च, अप्रैल, मई ये आपके चलेंगे और जून के टाइम पे पूरा का पूरा सिर्फ़ प्रैक्टिस कराया जाएगा। रिमेनिंग 15 टू 17 डेज़ आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मान के चलिए 15 जून के बाद ही में आएँगे। सो मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी प्रॉपर तरीके से और उस क्लासेस के साथ-साथ आपका यूनिट वाइज़ आपका टेस्ट भी होता रहेगा और इसके बाद आपका जो 15 दिन रिमेनिंग बचेगा उसमें सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएँगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे कि आपकी प्रिपरेशंस और थोड़ी अच्छी हो पाए। और अभी नहीं, अभी फॉर्म फिल नहीं हुआ है, फॉर्म आ ही जाएगा और दोनों का कंबाइंड फॉर्म आएगा और इस बार दोनों एग्ज़ाम्स कंबाइंड होंगे मतलब कि दिसंबर वाला भी और जून वाला भी। तो होपफुली मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका फॉर्म का नोटिफ़िकेशंस आ जाएगा और जून के सेकंड या थर्ड वीक्स में एग्ज़ाम्स होगा। ये नोटिफ़िकेशन सीएसआईआर ने पहले दे रखा है। कोई नहीं अभी आप हाँ, दिसंबर 2022 का और जून 2023 का दोनों का कंबाइंड तरीके से एग्ज़ाम होगा जून 2023 में और दोनों का फॉर्म एक साथ में आएगा।
मेरे ईच एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इसलिए हो पाती है होता है मुमताज़, क्योंकि उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, पहले से क आप इक्विप्ड नहीं हैं। आप एग्ज़ाम के टाइम पे सारी चीज़ों को ग्रैब करना चाहती हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो उसके लिए बेटर होगा कि आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हैं, उसके लिए आप अपना टाइम लेकर के चलिए। सपोज़ अगर आपको नेक्स्ट जून का एग्ज़ाम देना है, तो आप उसके लिए अभी से रेडी हो जाइए और आप अपने मटेरियल को, कंटेंट को अच्छे तरीके से करते रहिए। आप लास्ट में अगर चाहेंगे कि 1 महीने में सब कुछ हो जाए, तो वो फिर अच्छे से हो नहीं पाएगा। सर क्लास जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कंटिन्यू भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप लोग 1.5 महीने से पढ़ के एकदम थोड़े वो हो गए हैं, तो थोड़ा 2, 4, 6 दिन रिफ्रेश हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कंटिन्यू लगातार दिसंबर से लेकर के फ़ेब तक हम लोग एक भी दिन आप लोगों को गैप नहीं मिला है। कभी अगर मिला भी होगा तो मेरी वजह से। एनी एडवाइस फॉर द नेट एग्ज़ामिनेशंस? हाँ, बहुत सारी हैं सनी भाई, एग्ज़ाम्स को लेकर के कि आप सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें, और अभी आज की जो मैंने वीडियोज़ डाली उसमें कुछ मेथड भी मैंने बताया है कि आपको सीएसआईआर का जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए, मेरे ख़्याल से यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि जेआरएफ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, सब ओवर एज हो चुके हैं, राइट? तो नेट के लिए ही जाना चाहेंगे, तो नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो उसके लिए आपको मिनिमम आप टारगेट करके चलते हैं कि 50% आपको स्कोर करना होता है सीएसआईआर के पेपर में से, मतलब 100 नंबर आपका मतलब टारगेट होगा। आप 100 मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और जिनको जेआरएफ के लिए जाना है, जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब सर्टिफिकेट चाहते हैं, सो उनके लिए टारगेट 55% का रहेगा, किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो। क्या 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 नहीं होता? नहीं नहीं, जाता है भाई। नेट नेट के लिए भी जाता है नेट। नहीं, नहीं, नेट का परसेंटेज जो होता है कट ऑफ, वो हमेशा जेआरएफ से 4 से 5% कम रहता है। जैसे मान लीजिए अगर जेआरएफ के लिए 55% जा रहा है, तो नेट के लिए 48, 47 इस तरीके से जा सकता है। अलग-अलग मतलब टर्म्स में अलग, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसमें जितना आपका, देखिए सीट जो होती हैं जेआरएफ के लिए वो हर सब्जेक्ट में फिक्स होती हैं। मान लीजिए लाइफ साइंस में 300 सीट्स हैं जेआरएफ के लिए, राइट? और 500 सर्टिफिकेट उनको देना है एलएस के लिए, तो 800 बच्चों को उनको क्वालीफाई कराना है। अब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनमें से जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स जो जाते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ बनना शुरू हो जाती है। तो कट ऑफ हमेशा वेरी करती रहती है, लेकिन एक जनरल आइडिया यही है 5-6 साल के बेसिस पे, 2011 से देखता आ रहा हूँ। 2011 से लेकर के अब तक का पैटर्न यही रहा कि अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको 52 प्लस या 50 प्लस में जाना होगा, और अगर आपको एलएस चाहिए तो 45 से लेकर के 50 के बीच में रहना होगा। इतना मार्क्स अगर आप स्कोर कर पाते हैं, सीएसआईआर में अगर आप 90 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो फिर आपको एलएस मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम पे लाइफ साइंस में। हुँ, 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 हुँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रैंक है वो एलएस वाले की ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जेआरएफ वाले के? ये केस तब होता है जब उस कैंडिडेट ने अप्लाई फॉर एलएस कर रखा होगा या फिर वो जेआरएफ के लिए ओवर एज हो चुका होगा। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, देखिए एलएस एलएस की जो रैंकिंग निकलती है वो अलग निकलती है और जेआरएफ की जो रैंकिंग निकलती है वो अलग निकलती है। एलएस में नंबर 1 रैंक पे जो कैंडिडेट रहेगा वो जेआरएफ में नहीं रहता है, और ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि एलएस में फर्स्ट रैंक पे स्कोर करने वाला जो कैंडिडेट है उसके मार्क्स जेआरएफ के फर्स्ट रैंक स्कोर करने वाले से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, जो जो रैंकिंग की जाती है ना, वो जेआरएफ की अलग रैंकिंग होती है और एलएस वालों की अलग रैंकिंग होती है। एलएस का रैंकिंग, जैसे मान लीजिए किसी का फर्स्ट रैंक आया है एलएस में और किसी का फर्स्ट रैंक जेआरएफ में भी आया है, तो दोनों का अगर आप मैच कराएँगे तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। एलएस वाले का ही मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग हो हाँ, हाँ, टीएएफआर में अगर आपके पास नेट का रैंक है तो फिर वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो नेट के रैंक, मतलब नेट का जो एलएस वाला रैंक होता है ना, उससे आपके जेआरएफ के रैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब उससे कोई क्लैश नहीं आता है।
आपका नेट का जो रैंक है वो अलग बनता है और सीएसआईआर की रैंक जो होती है अलग बनती है। और सीएसआईआर में जो जेआरएफ की रैंक बनती है ना वो 2 कैटेगरी में बनती है। एक बनता है आपका प्योरली सीएसआईआर का और एक बनता है जॉइंट यूजीसी सीएसआईआर का। ये 2 कैटेगरी में उसकी रैंक बनती है और इन दोनों का ही रैंक अलग-अलग बनता है। एक को पूरा का पूरा फंड करती है सीएसआईआर और एक को फंड करती है यूजीसी। इसीलिए उस एग्ज़ाम का नाम लिखा जाता है जॉइंट यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ामिनेशंस। अगर आपने फॉर्म को देखा होगा, तो इस तरीके से आपका फॉर्म को आइडेंटिफिकेशन आता है। तो उसमें हाँ, तो उसमें उसमें जो फेलोशिप आपको दी जाती है ना, वो सपोज़ जैसे मान लीजिए कि 300 बच्चे एक बार में उनको जेआरएफ देना है। सो वो 150 क्या करेगा यूजीसी उसको फेलोशिप देती है और 150 क्या करेगा सीएसआईआर उसको फंड करती है। तो 150 वालों को सीएसआईआर के नाम से फेलोशिप मिलती है, उनका कंटीजेंसी अलग रहता है और उनके जो पेपर वर्क होते हैं वो अलग रहते हैं। जबकि जिनको यूजीसी जॉइंट सीएसआईआर का फेलोशिप मिलता है, उनकी कंटीजेंसी अलग रहती है और उनके पेपर वर्क अलग रहते हैं। उनको फंड यूजीसी करता है और इनको सीएसआईआर करता है, ये डिफरेंस है। हाँ, मतलब जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए स्पेशली एजेंसी है सीएसआईआर की, बाकी जितने भी आपके आर्ट एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट ये सब जो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए 86 सब्जेक्ट में यूजीसी एग्ज़ाम कराता है। और एग्रीकल्चर के लिए आपका जो है वो अलग से आईसीएआर का है और बेसिकली सिर्फ़ बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए अलग से डीबीटी बनी हुई है। तो सीएसआईआर मतलब एक साइंस का ग्रुप है जिसमें आपके जितने भी पॉसिबल केमिकल, मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग और इसके बाद लाइफ साइंस, फिज़िकल साइंस ये इसके सारे के सारे ब्रांच जो है सीएसआईआर में कराते हैं। आप अगर बायोटेक से हैं, तो आप यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम्स एनवायरमेंटल साइंस में कराया जाता है और एनवायरमेंटल साइंस का सर्टिफ़िकेट अगर आप बायोटेक से लेकर के जाएँगे, तो वो कहीं पे भी आपको वैलिडेट होने में दिक्कत हो जाती है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। समझ में आया सन्नी जी? मतलब ये है कि अगर आपने आपकी जो डिग्री देखिए एमटेक और बीटेक की जो डिग्री होती है ना उसको गवर्न दूसरा कोई करता है। बाकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री यूजी, पीजी की मास्टर डिग्री एमएससी, बीएससी होती है उसका गवर्न एनसीटीई करता है। तो आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है जैसे हम लोगों ने एमएससी कर रखा है और आपने एमटेक कर रखा है। सो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि हमें मास्टर डिग्री के साथ में नेट होना चाहिए। आपके लिए मास्टर डिग्री के साथ में गेट होना चाहिए, आपके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं विद फेलोशिप सेम इक्वल टू द सीएसआईआर नेट और आईसीएमआर जेआरएफ नेट, सो आप अगर सिर्फ गेट स्कोर कार्ड क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे रैंक से, तो जो आईआईटीज में अगर आप जाकर के आप एडमिशन लेते हैं तो वो गेट के बेसिस पे ही आपको उतनी ही फेलोशिप मिलती है जितना आपको सीएसआईआर से मिलेगा। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, टेक्निकल टेक्निकल जितने भी कॉलेजेज़ होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के हों, जहाँ पे बीटेक और एमटेक को पढ़ाने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, वहाँ पे आपको नेट की सर्टिफ़िकेट डिमांड नहीं की जाएगी। आपको वहाँ पे एमएस मतलब एमटेक के साथ में गेट की डिग्री माँगी जाती है, गेट का सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर किस सब्जेक्ट के लिए मतलब किस एमटेक के लिए या फिर एमएससी के लिए? नहीं, अगर आप बीएससी, एमएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए देख रहे हैं, फिर तो आपको नेट चाहिए होगा। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके एजुकेशन सिस्टम में 2 गवर्निंग बॉडी है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती है, उनको अलग गवर्न करता है और जो यूजी, पीजी, बीएससी, एमएससी होती है, उसको अलग गवर्न करते हैं। तो आपके एमटेक के लिए आपको नेट की डिग्री ज़रूरत नहीं है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं। आप आईआईटी कॉलेजेस में हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग वालों को टीच करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको सिर्फ़ गेट चाहिए, नेट की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप यूजी, पीजी मीन्स यस एमएससी और बीएससी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देन आपको एनसीटीई के रूल को फॉलो करना पड़ेगा और आपको नेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वैसे आपको आपको एक चीज़ बताएँ सनी, आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। नेट के सर्टिफिकेट के कंपैरिज़न में गेट का स्कोर कार्ड अचीव करना ज़्यादा ईज़ी है और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे उतना तगड़ा कॉम्पिटिशन्स नहीं होता और गेट अगर आप तैयारी करेंगे तो निकल जाता है आराम से। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप
हाँ, तो गेट का आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और कोशिश कीजिए कि 95 प्लस परसेंटाइल में आपका रिज़ल्ट आ जाए और आप अच्छे आईआईटी कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 95 से कम रहेगा तो आईआईटी कॉलेज वाले एंट्री लेते नहीं हैं। सबसे लोएस्ट रैंक पे जो लेने वाला आईआईटी है वो कानपुर का है, और अगर आपको सबसे बेहतरीन जगह जाना है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे आईआईटी जो पहले नहीं, 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 आईआईटी जो मद्रास में था, अभी उसका नाम क्या चेंज हुआ है? आईआईटी खड़गपुर, सॉरी मद्रास कह रहा था। आईआईटी खड़गपुर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग होती है। अगर आप वहाँ से करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपको 99 पॉइंट के समथिंग में आपको परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा गेट का। हाँ, अच्छा एमएससी मतलब मास्टर डिग्री। देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए जब जब आप एग्जाम दे करके वहाँ पे पीएचडी मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे पहले आपका एक रिटन रिटन टेस्ट होता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होते हैं आपके। तो इंटरव्यू में आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आपका एकेडमिक कितना गैप रहा, इन टाइम पे आपने क्या किया, और अब आपको क्यों लगता है कि हाँ आप पीएचडी करना चाहते हैं, और आपको पीएचडी करने के पीछे का क्या मोटिव है। तो ये सब कुछ। अच्छा, कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रही है। हाँ हाँ, बताइए, पूछिए पूछिए पूछिए। देख लेते हैं उनका क्या सवाल है पहले। कृष्णा का कहीं कुछ मैसेज नहीं है। कृष्णा बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतने दिन से गायब कहाँ थी? क्लासेस नहीं हो रही थी आपकी? अच्छा अच्छा, अवेलेबिलिटी आपकी नहीं बन पाती थी, ओके। पेपर देने गई थी कि नहीं कृष्णा आप? गायब। ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वैसे वैसे भी लाइफ साइंस के फील्ड में आप देखेंगे सोविक ना, तो फीमेल कैंडिडेट्स का ज़्यादा परसेंटेज रहता है हमेशा से ही। आप अगर आप यूजी लेवल मतलब पीजी लेवल पे भी आप देखिए, या फिर आप पीएचडी में भी चले जाइए। जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पीएचडी किया बीएचयू में, वहाँ पे उस टाइम पे जो टोटल स्ट्रेंथ थी, उस टोटल स्ट्रेंथ का 80% सिर्फ वहाँ पे गर्ल्स स्कॉलर्स थी, सिर्फ 10% में बॉयज़ थे। सो लाइफ साइंस के फील्ड में लड़कियों का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये हमेशा से ही रहा है, क्योंकि उनके लिए यही एक फील्ड है जहाँ पे वो जा सकती हैं, मतलब जाती हैं ज़्यादातर। इंजीनियरिंग वाले फील्ड में गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी सारे सेंटर्स पे बायोटेक का जहाँ पे था, वहाँ बायोलॉजी का मेरे ख्याल से नहीं था, राइट? ऐसा था क्या कुछ? अच्छा, अच्छा मिक्स था, ओके, ओके, फिर तो ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और फिर इसके बाद हम लोग क्लास को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा, जो लोग भी करना चाहते हैं राजस्थान पीएससी का सेट का, या फिर एमपी पीएससी के सेट का, या फिर नेट का, वो नाम अलग है लेकिन सिलेबस आपका वही है, कंटेंट आपके वही रहेंगे। तो जो लोग अगर करना चाहते हैं तो वो लोग अपना ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि हाँ सर हम लोग रेडी हैं करने के लिए। फिर उसके लिए हम लोग टाइम डिसाइड करके क्लासेस इवनिंग में ही चलेंगी, और क्लासेस जो है वो आपके मार्च से कंटिन्यू होंगे। अभी आज का 10 दिन का टाइम, मतलब 8 दिन का टाइम है। तो मेरे मन में तो था पहले से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा आप लोगों को गैप दे दिया जाए, आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, फिर इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके। सो जी जी, बताइए। हाँ हाँ, जी। देखिए देखिए, अगर आप जैसे सपोज़ कीजिए आपने यूजी लेवल पे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आपके लिए लाइफ साइंस में एक्सेल वाला जो होता है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी आप सिर्फ़ उनके लिए बनी है जिनकी एमएससी ही बायोटेक से हुई है, वो लोग ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें प्योर पूरा बायोटेक्नोलॉजी आता है। और मैथमेटिकल पोर्शन का 18% वेटेज रहता है, और उस हिसाब से अगर आप बायोकेमिस्ट्री वाला मतलब एक्सेल वाला अगर देते हैं, तो उसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी आपकी ये बन जाती है कि वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का भी ऑप्शंस रहता है। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री ठीक है तो आप उसे कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है तो आप उसे कर सकते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट रहे। हाँ, बिल्कुल। अगर अगर आपने नेट का लाइफ साइंस का तैयारी किया हुआ है, तो आप गेट एक्सेल्स का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि आपके उसमें सिर्फ़ केमिस्ट्री का पोर्शन जो होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। बाकी आपके जो ऑप्शनल वाले होते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर ज़ूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री, ये सारे पोर्शन्स आपका बहुत अच्छे से सीएसआईआर में कवर हो जाता है। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि गेट बायोटेक कभी खुले। हाँ, तो अब यही समझ लीजिए सनी भाई आपने आपने आप ऐसा समझिए कि आपने पूरा गेट बायोटेक का सिलेबस पढ़ लिया, अभी एग्ज़ाम दे कर के देखिए। हुँ। अ, अच्छा सोभिक और सनी आप सभी लोगों से मेरा यही है कि आप लोग ये चीज़ें डिस्कस करते रहिएगा। अभी अगर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं अभी क्लास को वाइंड अप करना चाहूँगा। ठीक है? क कौन-सा 19 का एग्ज़ाम मतलब किस चीज़ का? अच्छा ओके, फिर तो अच्छा ठीक है, कोई नहीं अभी उसके लिए भी आपको हम सजेस्ट करते हैं। और अच्छा लगा आप सब लोगों से दोबारा जुड़ करके और आप लोगों ने फीडबैक दिया कि कैसा पेपर रहा आप लोगों का। होपफुली कि ये जर्नी आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी और आप जिस तरीके से अभी 1.5 महीने से 2 महीने में ये आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ़ आज आप जो चीज़ को बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो 2 महीने की सिर्फ़ आपकी मेहनत है। मतलब 2 महीने में आपने इतना बड़ा काम किया है, तो आप अगर 6 मंथ कंटिन्यूअसली इसी फ़ेज़ में अगर आप जुड़े रहते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपके 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 अंदर में पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा है, बस उसे सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर कर पाएँगे तो आप डेफ़िनिटली आगे अच्छा करेंगे। ठीक है फिर, ओके। सोविक भाई सोविक और सनी आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं वो आप लोग ग्रुप में कर दीजिएगा। अभी अब क्लास को हम लोग थोड़ा वाइंड अप करेंगे। ठीक है? अच्छा। अच्छा फिर कभी क्लास लगेगी तो फिर आपको समझाएँगे सनी ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, ओके। बाय-बाय।